दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली गई है। इसकी हम योग्यता, सिलेबस और आयु के बारे में जानेंगे। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म कब भराएगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटरनरी कॉलेज पटना 14, इसमें दिया गया है दोस्तों इसका पता। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला सहायकों के पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 15/5 से और ये 14/6/25 तक, मतलब 15 मई से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी तारीख है 15 मई से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा, जो कि 1 महीना तक चलेगा, जून तक, 14 जून तक चलेगा दोस्तों। विज्ञापन संख्या ऑनलाइन अभियंत्रण विभाग बिहार के अंतर्गत और ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी को BSSC द्वारा भर्ती किया जाएगा। द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की विवरण निम्नवत है। तो हम लोग ये शैक्षणिक योग्यता जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है इस वैकेंसी में दोस्तों। तो प्रयोगशाला सहायक है, ये वेतन लेवल है 4 है दोस्तों, 30-35 हज़ार की नौकरी है दोस्तों। और ये यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटर +2 विज्ञान में होना चाहिए। आपका +2 होना चाहिए, तो वो भी आपके साइंस बैकग्राउंड से, चाहे वो मैथ हो या आप बायो से हो, लेकिन साइंस से आपका होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट होना चाहिए +2, चाहे वो BVOS हो या NIOS हो और बिहार बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE बोर्ड, सब बोर्ड के लिए। और लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर विज्ञान होना चाहिए, मतलब साइंस बैकग्राउंड से आप आने चाहिए। और यहाँ पर हम लोग पोस्ट के बारे में देखेंगे। अधियाची विभाग द्वारा कुल 143 पदों की रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कोटिवार विवरण निम्नवत है। कुल पोस्ट है 143 दोस्तों। और ये किस कैटेगरी में कितना है इसको हम लोग देखेंगे। तो अनारक्षित वर्ग में है, जनरल कैटेगरी में है 20 है, और ये महिलाओं के लिए इसमें ये 56 है और महिलाओं के लिए 20 है। अनुसूचित जाति के लिए 22 है और महिलाओं के लिए 8 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और महिलाओं के लिए नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और यहाँ पर 9 है महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 18, महिलाओं के लिए 6। पिछड़ा वर्गों की महिलाएं के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 14 है और ये महिलाओं के लिए 5 है। टोटल हो गया 143 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिव्यांगता की प्रकृति के रूप में दर्शाई गई दृष्टि, दिव्यांग, रीढ़, बधिर, और ये सब बताया गया है कि किस प्रकार के जो डिसेबिलिटी हो इसके बारे में बताया गया। उपरोक्त सभी रिक्तियाँ औबंधिक है, जो घट सकती है या बढ़ सकती है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है आपकी, कुछ मतलब इसमें घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये प्रोविज़नल, मतलब ये वैकेंसी निकाली गई है, फाइनल नहीं है। मतलब इसमें सीट 143 से प्लस भी हो सकता है और 143 से माइनस भी हो सकता है। मतलब ये औबंधिक है, मतलब प्रोविज़नल निकाला गया है, फाइनल नहीं निकाला गया है। मतलब इसमें सीट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। आयु के बारे में हम लोग देखेंगे तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/24 के आधार पर की जाएगी। जो तारीख दी गई है 1/8/24 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या द्वारा के अनुसार उम्र की सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। मतलब न्यूनतम आयु जो होगी सभी कोटियों के लिए वो 18 वर्ष होगा। जो भी इंटर पास हैं और साइंस से और उनका एज 18 हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 37 है और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 है। अनारक्षित महिला के लिए 40 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 42 रखी गई है। उपरोक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी।
और आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र से अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, उस पर जो डेट लिखा रहेगा उसी को मान्य होगा, उसी को आयोग मतलब आपकी आयु के लिए मान्य रखेगा। उसके बाद हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ सिलेबस देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण निर्देश पिछड़ा वर्ग एवं मतवन ये पेमेंट के बारे में दिया गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया गया मात्रात्मक ये सिलेबस देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, जो कि सबसे ज़रूरी है। सिलेबस क्या होना चाहिए इसका, तो सिलेबस देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे। जो आपका पीटी होगा वो सामान्य ज्ञान होगा, 150 का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी वो 35 नंबर का होगा। और विज्ञान से रिलेटेड है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी विज्ञान से रिलेटेड हो, तो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के बारे में पूछेगा और वो 75 नंबर का। और मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता और जांच, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में पूछेगा 40। तो टोटल हो गया दोस्तों 150 का आपका पीटी होने वाला है। ये प्रारंभिक परीक्षा जो 150 की होगी। और यहाँ पर देखिए सिलेबस में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार होगा। सामान्य अध्ययन में क्या कुछ पूछा जाएगा उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में दे दिया गया है। दोस्तों देखिए, इसमें सभी प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थियों की आसपास के वातावरण की सामान्य जानना होगा, वर्तमान घटनाओं के दिन प्रतिदिन इसके बारे में, मतलब सामान्य अध्ययन के बारे में ये क्या कुछ जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि जो भी आपके सामने इन्वायरमेंट में जो आपके सामने जो कुछ हो रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी में आपको समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स किस बैकग्राउंड से होगा, तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं से पूछा जाएगा, पुस्तक से पूछा जाएगा, लिपि से पूछा जाएगा, और राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना के बारे में। तो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन जो है 35 नंबर का, उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड मतलब आसपास में जो भी आपके देश पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। और ये यहाँ पर दूसरा जो खंड है आपके 75 नंबर का विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के अनुसार है, जो कि 12th में आप लोगों ने साइंस पढ़ा उसी का पाठ्यक्रम होगा, जिसका जो अंक पूछा जाएगा उससे 75 नंबर का पूछा जाएगा। तो जो सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों जो लोग साइंस पढ़े हैं तो उनको लिए ये बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो लोग 12th में ही साइंस पढ़ चुके हैं, तो इनके लिए 75 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपके रीजनिंग के बारे में और ये एप्टीट्यूड के बारे में, तो ये इसके बारे में भी दिया गया है। संख्या पद्धति के अनुसार प्रश्न पूर्ण संख्याओं का अधिकतम आंकलन ये दशमलव पूछा जाएगा, संख्याओं में भिन्न संबंधित मूल अंक ये पूछा जाएगा। और ये मानसिक जो रीजनिंग होगा इसके बारे में भी ये बता दिया गया है कि क्या क्या कुछ पूछा जाएगा इसमें। और इसके बाद देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी होगा इसमें। सबसे पहले बड़ी बात है कि आपको क्वालिफाइंग नेचर की मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। और समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची क्रम में होगा। जिनका सेम मार्क्स आएगा, अगर उनका जो मान लीजिए किसी का आया है 15 और 2 आदमी का, तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। और दूसरा बात लिखा है समान प्राप्तांक समान जन्मतिथि होने की स्थिति में, मतलब आपका दोनों मार्क्स भी सेम होगा और डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगा, तो उसके बाद से आपका जो स्पेलिंग शुरू होगा, जैसे अमित शुरू हो रहा है ए से, और ये दी जाएगी वी वाले को नहीं दी जाएगी। अगर आपका जन्म तिथि भी सेम होगा और मार्क्स भी सेम हो, तब इस स्थिति में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नाम अक्षर के अनुसार आपका मेधा क्रम तैयार किया जाएगा। और अगर जिनका मार्क्स कम होगा, मतलब मार्क्स सेम होगा, जन्म तिथि अलग है, तो जो ज़्यादा एज वाले होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। इसी में बात की गई।
और ये क्वालिफाइंग नेचर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार सामान्य प्रशासन अंतर्गत संकल्प संख्या दिनांक में आलोक कोटि में न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत होगा। और ये आपको एक क्वालिफाइंग भी करना होगा दोस्तों, उसमें 150 में से कम आपको 40 मार्क्स लाना होगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये पिछड़ा वर्ग के लिए 36 नंबर, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32 नंबर, महिलाओं के लिए 32 नंबर और सभी दिव्यांग के लिए 32 नंबर। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 550 रुपया लगने वाला है। मतलब जनरल, ओबीसी, SC ST के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 540 रुपया लगने वाला। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगने वाला है। जो भी बिहार के हैं, जो SC ST हैं, उनके लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान होगा। इनका जो ये आपके डिसेबिलिटी वाले हैं, उनका जो फीस होगा वो SC ST के बराबर होगा। सभी श्रेणी की महिला सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी होने के लिए उन्हें 135 रुपया देना पड़ेगा। बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला के लिए 540 रुपया देना होगा। दोस्तों यहाँ ये सब कुछ बता दिया गया है। और जो आपका सबसे बड़ी बात है, आपका फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है, तो वो 15 मई से आपका फॉर्म शुरू होगा, जो कि जून 14 जून तक आपका ये फॉर्म लास्ट जाने वाला है। दोस्तों 14 जून तक लास्ट जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे जानकारी हासिल करें, और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।